हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब कैरियर पॉइंट पे। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको अधिक से अधिक लेटेस्ट न्यूज़ ला के देते हैं, किसी भी रिक्वायरमेंट, किसी भी फॉर्म को भरने का तरीके के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे वीडियो का जो डिटेल फॉर्म चल रहा है उसके बारे में, जो स्मूर्ति फॉर्म है और उसकी डिटेल्स मांगी है। जो आपको डिटेल फॉर्म भरना है उसके बारे में, ये फॉर्म जो आपको डिटेल फॉर्म अप्लाई करना है उसके बारे में। आप जैसे ही डिटेल फॉर्म अप्लाई करोगे उसके अंदर एक ऐसी प्रकार से आपके सामने फॉर्मेट आएगा कंप्लीट करने के बाद में। अब आपने उसके अंदर क्या क्या फिल किया है और क्या क्या नहीं फिल किया है, आपको वो डिटेल आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, इस विज्ञप्ति जैसे क्रमांक संख्या है वो लॉक रहेगी, उसमें 800 क्रमांक लिखे हैं और जो कोड है वो आपको लिखना है तो आप 01 लिखोगे, क्योंकि इसमें एक ही पद है, अदरवाइज कोई अलग से पद नहीं है। तो इसमें एक ही पद है, ग्राम विकास अधिकारी करके, तो आप इसको 01 पद कोड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अब इसी प्रकार हम आगे बात करें तो आपको उसमें फिल करना क्या क्या है, वो नाम, पिता का नाम और एड्रेस वगैरह टोटल फिल ऑटोमेटिक होया हुआ रहेगा। यहाँ तक कि आधार कार्ड नंबर तक भी उसमें ऑलरेडी रहेगा। आपको सिर्फ अपने गांव का नाम लिखना है और ये ध्यान रहे आपको हिंदी में नाम लिखना है, सारे के सारे। इंग्लिश आप कहीं भी यूज़ नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर एक ही मोटो है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है वो करके। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल फिल हिंदी में करना है, कोई भी इंग्लिश यूज़ नहीं लेना है, क्योंकि इंग्लिश में आपका जो नाम वगैरह है वो ऑलरेडी इसमें फिल रहेगा। हिंदी में आपको फिल करना है, जिसमें आपको हिंदी में आपका नाम फिल करना है। ठीक है, आपके पिता का नाम फिल करना है और माता का नाम फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी रहेगी, ऑलरेडी फिल रहेगी। तो और हिंदू और आपका जो धर्म है वो ऑलरेडी फिल रहेगा। आपका जो उसके बाद में फिल करना है वो है आपका एड्रेस, जो आपका गांव है उसका नाम लिखना है, आपका ब्लॉक वगैरह तहसील सब लिखा रहेगा, क्योंकि आपने जो पहले फॉर्म भरा था उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आप मैरिड हो तो आपको विवाहित हो तो आपको यहाँ पे विवाहित करके हाँ रहेगा, और उसमें आपको अपना पत्नी का नाम या पति का नाम लिखना है। तिथि, उनकी तिथि लिखनी है, विवाह की तिथि, और आपका विवाह का स्थान, विवाह का मतलब प्रमाण पत्र संख्या, और विवाह के जिन अधिकारियों ने आपका विवाह प्रमाण पत्र वेरीफाई किया है उनका नाम लिखना है। पंजीकृत अधिकारी का नाम लिखना है, ना कि पद का नाम लिखना है। पंजीकृत अधिकारी खुद एक पद है, उन्हीं का नाम लिखना है। अगर आपके पास संतान है, आपके हुई हुई 2 संतानें हैं या 3 संतानें हैं, तो आप उनका ब्यौरा देना, आपको उनका नाम, जन्म दिनांक दोनों ही लिखना है, और वो भी जन्म प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग लिखना है। बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखना। फिर आपका लिखना है फुल एड्रेस। इंग्लिश में आपका एड्रेस लिखा रहेगा और हिंदी में आपको वो लिखना है। अगर आपका एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे वो करेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई उसमें इश्यू नहीं रहेगा, आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। मैं ये बता रहा हूँ, आप उसको करेक्शन कर सकते हो एड्रेस को, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मूल निवास के अकॉर्डिंग ही आपका पूर्ण पता होना चाहिए। ठीक है, और का जो आपका पत्राचार पता है उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात करेंगे आपके एजुकेशन डिटेल के बारे में। आपको उसके अंदर रोल नंबर डालना है। उसमें होगा क्या कि आप आरबीएसई से हो और आपने रोल नंबर डाल दिए हैं, तो आपको ऑलरेडी फीड मतलब ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा डाटा, उसमें आपका ये नंबर आ जाएंगे, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएंगे। आपको ड्यूरिंग द ईयर 12 महीनों का है तो आप 12 महीने और आपको ये डेट डालनी होगी। ठीक है, आपको ऑटोमेटिक मार्कशीट भी आपकी फीड रहेगी उसमें। ठीक है, और यही 12th में रहेगा आपके। अगर आप एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप सीबीएसई से हैं, अगर आप सीबीएसई से हैं तो आपको डाटा डालना होगा। सीबीएसई वालों के लिए डाटा यहाँ से डालने के लिए आपको डिजी लॉकर अप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? डिजी लॉकर। ठीक है, डिजी लॉकर आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, डिजी लॉकर अप्लाई करोगे तो आपको 10th और 12th की डाटा डिजी लॉकर से फीड्स होगी इसके अंदर। ठीक है, स्नातक की डाटा आपको डालनी होगी, स्कैन करके डालना होगा। 100 KB से कम डाटा स्कैन करना है, फाइल 100 KB से कम की होनी चाहिए स्कैन करते समय, ये आप ध्यान रखें। और यहाँ पे IRCTC मतलब RACIT आपको हिंदी में लिखना है, जैसे मैंने लिख रखा है इसके अंदर। फिर आपका लर्नर को मतलब स्कॉलर नंबर डालना है इसमें, इस कितने में से कितने नंबर आए हैं, ये कितने परसेंट बने हैं, 3 महीने का ड्यूरिंग कोर्स है, फाइनल रिजल्ट कब रहा है, और 100 KB में आपको मार्कशीट वहाँ पर अपलोड करनी है। अब आपके अगर बीएड है तो बीएड डाल सकते हैं, एमए है तो एमए डाल सकते हैं, नेट जेआरएफ जो भी आपने कुछ कर रखा है तो वो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बट आपकी जो गिनी जाएगी वो ग्रेजुएशन ही गिनी जाएगी, अदरवाइज से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब आप अगर ऑलरेडी किसी संस्था में लगे हुए हैं तो आपको अगर अनुभव प्रमाण पत्र दे रहे हो तो संस्था का नाम, पता,
संस्था का पंजीकरण संख्या, संस्था का विभाग का नाम, आपका अनुभव अवधि और विशेष विवरण आपको उसमें डालना अनिवार्य है। यह आप ध्यान रखें, तभी आपको मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो आपको गिना जाएगा। अब इसमें अगर छूट का प्रावधान, अगर आप किसी छूट को प्राप्त करते हो तो उसी छूट का प्रावधान के अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स देना है। जैसे आपको छूट का प्रावधान दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे डालते हो आयु सीमा में छूट लेते हो अगर आधिकारिक पद के लिए तो आप इसको यस करोगे, वरना नहीं करोगे। अब आपको उसके अंदर डिटेल देनी है आप किस आधिकारिक पद में लगे हो और आप उसको अकॉर्डिंग आपको कितनी ये छूट हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल भरनी है। ठीक, अगर आप कहीं भी स्पोर्ट्स वगैरह हो, अनुभव है, पदक जीता है आपने कहीं भी, ठीक है, विशेष योग्य जन हो, तो भी आपको अगर हैं तो इसमें यस करना, वरना नहीं करना है। ठीक है, अगर आप पद का चयन सहायक हो तो आपको इसके अंदर आपको छूट लेनी है, वरना आपको नहीं लेनी है। अगर आप ऐसा कोई शोध किया हो जिससे आपकी कि कोई पुस्तक का शोध पत्र प्रशिक्षण हो तो आप उसको चयन करके यस करके उसमें डिटेल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं ब्लॉकेट लिस्टेड किया है, कहीं आपको सज़ा मिली हो तो आप यस कर से विभाग, पद और वर्ष और कारण लिखना है, इस कारण आपको हटाया गया है। ठीक है, ये डिटेल होने के बाद में आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होगा। फ़ोटो आपको ऊपर अपलोड दिखाई रखा है, उसमें हम सिग्नेचर आपको यहाँ पर बता रखा है। जैसे ही फ़ोटो सिग्नेचर करके आप नेक्स्ट लेवल में चल जाओगे तो आपका उसके अंदर सेकेंडरी एजुकेशन का डाटा फिल हो जाएगा। जो भी एजुकेशन रहेगी उसके डाटा आपको फिल करना है। जैसे कि आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों तो आपने पहले लगा रखे हैं। ठीक है, 3 डिटेल तो यही होगी। फिर आपके आगे सेकेंडरी एजुकेशन, उपाधि प्रमाण पत्र, तो आपको उसकी सीरियल नंबर लिखना है और डेट ऑफ उसके जारी होने की डेट लिखनी है और संलग्न संख्या लिखनी है। 3 ऑलरेडी हो रखे थे, चौथा आ जाएगा। ठीक है, इनके चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां इस हिसाब से रहेगा। ठीक है, और ये आगे इनके मतलब सेकेंडरी 12th वाली मार्कशीट की अकॉर्डिंग। फिर आ गई बीएससी, फिर आ गया चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति और अन्य प्रमाण पत्र। अगर आपके अन्य प्रमाण पत्र में आपको डालना क्या है, आपका आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, वो डालना है। और अगर इस 100 के भी मांगा है उसमें आप अधिक डाटा नहीं फीड कर पाओगे तो आप इसको अकॉर्डिंग मान लो आपको इसमें आय प्रमाण पत्र डाल रहे हो। अगर जिनके 2.5 लाख से ज़्यादा आय कर रखी है वो अन्य के अंदर अपने मतलब जो एफिडेविट वगैरह बनाए उन्होंने वो डाल सकते हो। 4 फाइलों को एक साथ करके डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने खुद ने किया है तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, थोड़ा धुंधला दिखेगा बट आप डाल सकते हो। अब इसमें आप यहाँ ध्यान रखें, राजपत्रित अधिकारी द्वारा इसको सील एंड साइन करवाना है शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे आपको बता दूँ शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जो वेरिफिकेशन मांगे गए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आपको इसमें बता देता हूँ, अज्ञार्थी को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यानी कि विज्ञप्ति निर्धारित योग्यता सर्वेक्षण के अनुरूप है। हाँ, सर्वेक्षणता के अनुरूप ही है तभी आप अप्लाई करो। अगर विभिन्न है तो आप विभिन्न पर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अधिकतर तो सर्वेक्षता अनुरूप ही है तो इसको यही करेंगे। ठीक, अब इसमें इस विद्यार्थी ने जिसने अप्लाई किया है उसका रिजल्ट एग्ज़ाम की तिथि के बाद आया। ठीक है, उन्होंने बाद अर्जित की है एग्ज़ाम की तिथि के बाद। ठीक है, तो इसमें है अज्ञार्थी आवेदन की तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली, अंतिम तिथि तक तो आवेदन प्राप्त अप्लाई किया था इन्होंने, तब तक इनके पास वो योग्यता नहीं थी क्योंकि वो अप्लाई अपेयरिंग थे। अगर आपने अप्लाई मतलब फाइनल ईयर पहले कर रखी है अंतिम तिथि से पहले तो आप इसको टिक करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, अब रहा आपका मतलब ये नेक्स्ट, यदि अज्ञार्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की गई है तो क्या आपने आवेदन की अंतिम तिथि तक उस परीक्षा की अंतिम परीक्षा एवं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो चुके हो? यस, सम्मिलित हो चुके हो। अंतिम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है तो आवेदन की तिथि तक, यानी उसने आवेदन तक इसने मतलब कंप्लीट कर रखी है। अगर कर रखी है तो यस, नहीं कर रखी है तो नो, यानी वो सम्मिलित हुआ था। ठीक है, अंतिम तिथि को सम्मिलित हुआ था तो मतलब ये फाइनल ईयर का स्टूडेंट है इसलिए इसको ये करेगा। और आप अगर फाइनल कर चुके हो, अंतिम वर्ष नहीं है आपका, तो आप इसको टिक करोगे, सम्मिलित नहीं हुए हो, क्योंकि आपके यही लागू होता है। ठीक है, अब क्या अज्ञाति द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा तिथि तक उत्तीर्ण कर ली है साक्षरता की स्थिति में? अब हुआ क्या है कि इसमें आपके 2 लेवल हैं, प्री एंड मेंस। अब मेंस तक जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है वो यही अप्लाई करेंगे, नहीं कर रखा वो ये करेंगे। इसमें प्री एंड मेंस है,
साक्षात्कार का इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी, ठीक है। साक्षात्कार है ही नहीं इसमें, प्री एंड मेंस उसी के अकॉर्डिंग रहेगा इसमें। केवल साक्षात्कार अंक के चयन की स्थिति द्वारा अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता साक्षात तिथि तक उत्तीर्ण कर लिया। साक्षात तिथि तो इसमें है ही नहीं, बट उत्तीर्ण कर रखी है इसमें, तो इसमें यही करेंगे, ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही ध्यान रखें। अब आप आगे सरणी एवं वर्ग के अकॉर्डिंग, अब आपको इसमें भिन्न भिन्न, अगर आप उसमें फर्स्ट में करें तो उसी सरणी में है, विभिन्न सरणी में आप नहीं गए हैं, आवेदन के समय जिस सरणी को अप्लाई किया उसी सरणी में आप डिटेल फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो, तो मैं उसी सरणी में हूँ, ठीक है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित सरणी का है तो उसने आवेदन की अंतिम तिथि पूर्व अपने आरक्षित सरणी प्राप्त आ चुका है या उसके बाद सम्मिलित हुआ है, तो आवेदन से पूर्व ही उसने आरक्षण प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब जो है टीएसपी एरिया से हैं उनका मूल निवास होना अनिवार्य है, तो उन्होंने मूल निवास आवेदन से पूर्व है, ठीक है। आदिवासी आरक्षण श्रेणी में आ रहा है, उसका मूल निवास राजस्थान का मूल निवास प्रस्तुत किया और राजस्थान से अप्लाई यानी एप्लीकेशन फॉर्म से पूर्व का है, और अगर मूल निवासी नहीं है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। टीएसपी एरिया के लिए ये लागू होगा। अगर आप टीएसपी एरिया से नहीं हो तो इन दोनों में टिक नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप इस पर टिक नहीं करना है, किसी भी कॉलम में टिक नहीं करना है, हाँ या ना दोनों में। ये सिर्फ टीएसपी वालों के लिए अप्लाई है, सिर्फ टीएसपी वालों के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये आपके आ गया, मतलब आप किसी अन्य तरह मतलब राज्य से बाहर से हो, ठीक है, और आपने राजस्थान का मतलब मूल निवास होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके डाला है, तो नहीं, ये हमारे लागू नहीं होता। अगर आप राजस्थान से बाहर से हो तो आप यहाँ हाँ करना है, अगर नहीं हो तो नो करना है, ठीक है। अब है अनुभव प्रमाण पत्र, जिन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र डाला है उनके ये डिटेल्स अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र इस वैकेंसी में मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों ने डाला है, तो इससे अधिकतर लागू ही नहीं होगा। अब आयु की अगर हम बात करें तो आयु की अगर छूट की अगर हम बात करें तो ये उसके अकॉर्डिंग है, तो आप ध्यान रखें इसमें आयु प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग इसमें 18 से 40 वर्ष तक माना है। बंदे की आयु 21 साल 4 महीने 11 दिन हो रहे, तो ये इसकी मतलब आयु की जो गणना है वो 1/1/2022 के अकॉर्डिंग होगी, उसी अकॉर्डिंग उनकी एज लिखनी है, ठीक है। और विज्ञप्ति में आयु सीमा की अधिकतम न्यूनतम और अधिकतम क्या मांगा है वो लिखना है आपको। अब आपको किस कॉलम के अकॉर्डिंग अगर आप छूट प्राप्त करने हो तो आपको टिक ठोकना है, ठीक है। अगर आप कहीं भी टिक करते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको छूट दी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग कार्य हेतु अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। आप ध्यान रखना, ये 5 वर्ष अगर 10 वर्ष 15 वर्ष जो आपके लागू हो रहा है आपको उसी पे टिक ठोकना है। फिर आपके 2 सिग्नेचर आ जाएंगे, एक तो पहले जो आपने फॉर्म ने किए थे और एक दूसरे जो अभी अपलोड किए हैं, ठीक, दोनों सेम होना चाहिए तभी आपका फॉर्म सही रहेगा। अगर दोनों सिग्नेचर सेम नहीं है तो आपका फॉर्म गलत हो सकता है, एक डाउट पैदा कर सकता है एग्जाम मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब ये है सिर्फ कार्यालय उपयोग हेतु, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें ये कार्यालय उपयोग हेतु है, इसमें आप कोई कार्रवाई ना करें। ये सिर्फ जो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे वो अधिकारी ही इसको अप्लाई करेंगे। ये आपको अटेंडेंस फॉर्म है, ये आपको पहले के भांति ही ऑफलाइन अप्लाई करना है और वही गजेटेड ऑफिसर्स जिन्होंने आप पहले अप्लाई करा रहे थे उन्हीं से आप सिग्नेचर करवा सकते हो या अदरवाइज भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होने चाहिए, आप ये ध्यान रखें, ठीक है। आपको यहाँ तक कंप्लीट डिटेल फॉर्म मैंने बता दिया है। अगर आपको इन फॉर्म में कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपकी अब ज़रूर हेल्प करेंगे। और प्लीज़ हमारा चैनल है जॉब कैरियर पॉइंट, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को इस पर मतलब सजेस्ट करें, क्योंकि हम आपको डिटेल कंप्लीटली परफेक्ट डिटेल प्रदान करेंगे, बिना फेक न्यूज़ आपको कुछ भी नहीं मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, नहीं करते हो तो भी धन्यवाद, आपने इतनी देर तक देखा तो है वीडियो। जय हिंद, जय भारत।